नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जिसमें आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले एनडीए में नहीं थम रहा घमासान, एलजेपी में तेज हुई अकेले चुनाव लड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान दिन पर दिन नीतीश कुमार की मुश्किलें बिहार के चुनाव में बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ एनडीए में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं यहाँ पर जेडीयू और भाजपा की। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता के सवालों को सुनते ही भाग खड़े हुए बिहार सरकार के खनन मंत्री, जानिए क्या है पूरा मामला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे के साथ आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ा बयान सामने निकल के आया है। 2/3 बहुमत का दावा यहां पर आरजेडी को किया गया है। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा और जेडीयू को झेलने को मिल सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव से पहले एनडीए में नहीं थम रहा घमासान, एलजेपी में तेज हुई अकेले चुनाव लड़ने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान तेज होते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के विरोध में मोर्चा खोलकर बैठे लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थक अब अलग अलग चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर दी है। लोजपा अल्पसंख्यक सेल ने की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक सेल ने अकेले चुनाव लड़ने की मांग की है। पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा है कि समय आ गया है कि पार्टी को अकेले मैदान में उतरकर अपनी ताकत दिखानी चाहिए। बिहार के लोग चिराग पासवान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी को फैसला लेना चाहिए। अशरफ अंसारी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक सेल को ये लग रहा है कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि इस पर आखिरी फैसला चिराग पासवान करेंगे और उनका हर फैसला पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर दूसरे नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार पूरी ताकत से चिराग को निपटाने की रणनीति पर काम करने में लगे हैं। बिहार की सियासत में अप्रासंगिक हो चुके जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने एनडीए से जोड़ा है। इसके पीछे भी चिराग को निपटाने की ही रणनीति है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं दिख रही। पार्टी के कई नेता अकेले चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। लोजपा ने 143 सीटों पर तैयारी भी की है। देखना होगा कि बीजेपी इस मसले को कैसे हल करती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के सवालों को सुनते ही भाग खड़े हुए बिहार सरकार के खनन मंत्री, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव आते ही सारे नेता 5 सालों में किए गए विकास को लेकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन माननीय रवैये से नाराज जनता कहीं से उनको खदेड़ दे रही है तो कहीं वह खुद जनता के सवालों को सुनकर भागते हुए दिख रहे हैं। ताजा मामला जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के चांद में देखने को मिला, जहाँ देर रात बिहार सरकार के खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद, जो चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वह अपने विधानसभा क्षेत्र के चांद प्रखंड में नीतीश सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने गए थे। मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को वे बता रही थी कि जनता उनसे क्षेत्र में हुए विकास को लेकर सवाल जवाब करने लगी। फिर क्या था, मंत्री जी वहां से उठे, गाड़ी में बैठे और भाग खड़े हुए। जनता ने उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा, जिसके बाद मंत्री जी थोड़ी देर भी गाँव में नहीं टिके और चलते बने। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि मंत्री जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के चांद प्रखंड या जिले में कोई विकास नहीं किया है। हम लोग गली नली सड़क और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र से जीतने के बाद भी इनका ध्यान इधर नहीं आया। ऐसे में कल जब हम अपनी बात मंत्री जी से कह रहे थे तो मंत्री जी हम लोगों की बात बिना सुने ही यहाँ से गाड़ी में बैठे और भाग गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे के साथ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी व पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समाज के सभी तबकों के साथ लेकर चलने में सक्षम है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे के साथ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। बिहार के लोग जग चुके सिर्फ और सिर्फ लालू विरोध के नाम पर सत्ता पक्ष बिहार के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। सारण के कदावर नेता और महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह ने खास बातचीत के क्रम में रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि बिहार की जनता को राजद के 15 वर्ष के राज का भय दिखाकर सत्ता में वापसी करेंगे। वे लोग अब जनता को बताएं कि 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे, कितना पलायन रुका, कितने लोगों को नौकरियां मिली और बिहार की स्थिति सुधरी। रुक करते हैं
हैं अगली खबर की तरफ। इस सीट से कन्हैया कुमार के लड़ने की चल रही थी बात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा की सबसे हॉट सीटों में से एक बेगूसराय का बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बछवाड़ा से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस से दिवंगत विधायक रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विजयी रह चुके रामदेव राय के पुत्र शिव प्रकाश गरीबदास को पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाना तय किया है। वहीं एनडीए की ओर से भाजपा के कई नेता इस सीट से दावेदारी के लिए पार्टी कार्यालय से लगातार संपर्क में है। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी दल लोजपा से भी कुछ लोग इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए की हार की वजह भी खुद इनके बागी उम्मीदवार रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि एनडीए बछवाड़ा सीट को किस सहयोगी दल को सौंपती है। खास बात यह है कि बछवाड़ा विधानसभा सीट पर अब तक एनडीए ने अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उम्मीदवारों की एक लंबी लाइन ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी असमंजस में डाल रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव का भाजपा पर निशाना, कहा साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया है। चुनाव आयोग से पार्टी को नया चुनाव चिन्ह कैंची मिलने पर कहा कि भाजपा के साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। पप्पू यादव ने कहा कि नए चुनाव चिन्ह कैंची से हर हाथ को काम मिलेगा और भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का खात्मा भी होगा। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि इस बार लालू प्रसाद से चुनाव में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उनकी तरफ पूरा बिहार देख रहा है। बिहार को बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान से बात करके महागठबंधन के कुनबे को विस्तार दिया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं पर अविलंब रोक लगाने की भी मांग की। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि संबंधी बिलों का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा साजिश रच रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार के कृषि संबंधी बिलों का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये 3 काले कानून हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कोरोना महामारी की तरह है जो खेती किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सुरजेवाला ने कहा मोदी जी कसम किसानों की खाते हैं और दोस्ती मुट्ठी भर पूंजीपतियों से निभाते हैं। आज मोदी सरकार ने संसद में किसान और खेती विरोधी एक काला अध्याय लिख डाला। किसान खेत मजदूर के उज्जवल भविष्य को रौंदकर उनके भाग्य में बदहाली लिख दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एपीएमसी को खत्म करने से कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे में किसानों को ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और न ही बाजार भाव के अनुसार फसल की कीमत। सुरजेवाला ने कहा कि मंडियां खत्म होते ही अनाज सब्जी मंडी में काम करने वाले लाखों करोड़ मजदूरों, आड़तियों आदि की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश की सबसे बड़ी खामी यही है कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देना अनिवार्य नहीं। जब मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो किसान केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर हो जाएगा और बड़ी कंपनियां किसान के खेत में उसकी फसल की मनमर्जी की कीमत निर्धारित करेंगी। यह नई जमींदारी प्रथा नहीं तो और क्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के जन्मदिन पर छात्रों ने किए जूते पॉलिश, मनाया बेरोजगारी दिवस। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को 70 साल के हो चुके हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस मौके जहां बड़े बड़े नेता, नेपाल के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति सहित सारा जगत प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं आज पंजाब यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई टीम ने इस दिन को अलग तरीके से मनाया। बता दें कि आज सेक्टर 17 में एनएसयूआई स्टूडेंट्स ने 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान वह सड़क पर सब्जी बेचते, चाय पकौड़े बेचते और जूते पॉलिश करते हुए दिखाई दिए। इस मौके उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिससे उनके भविष्य पर काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को डिग्रियां लेकर दर व दर घूमते स्टूडेंट्स की ओर से भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों को लेकर एनडीए में फूट, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से सदन में प्रस्तावित कृषि अध्यादेशों को लेकर राजग में फूट नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा में इन अध्यादेशों को लेकर विरोध के बीच अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के साथ ही इन विधेयकों को लेकर एनडीए में बिखराव साफ नजर आने लगा है। इन विधेयकों को लेकर हरियाणा और
पंजाब में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि किसानों से जुड़े 3 विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने केंद्र को चेतावनी देते हुए लोकसभा में कहा कि अगर सरकार किसानों पर लाए जा रहे बिल नहीं रोकती है तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे देंगी। कांग्रेस और अन्य दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। इससे पहले सदन में विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, इससे किसानों को बख्श देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ बोला है। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयकों को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हुए इन अध्यादेशों को लेकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, सिंधिया को उनके गढ़ में घेरेंगे पुराने दोस्त सचिन पायलट, कांग्रेस ने बनाई दूर की रणनीति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने तय किया है कि वह ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी के पक्ष में प्रचार कराने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को उतारेगी। दरअसल पायलट से चुनाव प्रचार करवाकर कांग्रेस एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 27 सीटें पहले कांग्रेस के पास ही थी। 25 सीटें तो कांग्रेस के विधायकों की बगावत के चलते खाली हुई हैं। ये 25 पूर्व विधायक पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं जो अब उनके साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सचिन पायलट की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में ही थे और उनके बहुत पुराने मित्र भी हैं, लेकिन सिंधिया अब भाजपा से सांसद बन चुके हैं और पायलट करीब 1 महीने तक कांग्रेस से बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद अच्छे बच्चे की तरह घर वापसी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में पायलट बनाम सिंधिया, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुके सचिन पायलट को गांधी परिवार किसी तरह समझा बुझाकर घर वापसी कराने में तो सफल रहा है, लेकिन पार्टी में उनके पुनर्वास का काम अभी होना बाकी है, क्योंकि अपनी ही पार्टी और सीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के चक्कर में उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष का दफ्तर दोनों छिन चुका है। वहां गहलोत और पायलट की सियासी ट्यूनिंग इतनी बिगड़ चुकी है कि फिर से दोनों को एक ही जगह रखना पार्टी के लिए वही परेशानी मोल लेने जैसा है। इसलिए पार्टी फिलहाल पायलट को वहां से निकालकर मध्य प्रदेश उपचुनाव में लगाना चाहती है, क्योंकि वहां पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अपना हिसाब चुकता करना है, जिनकी बगावत के चलते मार्च में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जब जुलाई में राजस्थान में पायलट बागी बने थे तब ऐसी खबरें आ रही थी कि ग्वालियर के पूर्व महाराज और पायलट के पुराने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें मध्य प्रदेश दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। कांग्रेस के रणनीतिकार मध्य प्रदेश में महाराज की बगावत को भुला नहीं पाए हैं। खासकर कमलनाथ तो सिंधिया से हिसाब करने का मौका ही तलाश रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके गढ़ में ही मात देने के लिए उनके पुराने दोस्त से सहयोग मांग लिया है। मुंबई मिरर से बातचीत में सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझसे मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के लिए कहा है। मैं निश्चित तौर पर करूंगा। कांग्रेस के एक वफादार सिपाही होने के नाते मेरी यहाँ जिम्मेदारी है कि जहाँ भी जब भी जो भी मैं कर सकता हूँ करूँ। मध्य प्रदेश मेरे लिए अपने ही क्षेत्र जैसा है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ चुनाव होने हैं वो राजस्थान के नजदीक है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त हुई मुंबई पुलिस, पूरे शहर में धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। लोगों की आवाजाही और जमा होने पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी 30 सितंबर तक बने रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ अति आवश्यक काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दे रखी है। इससे पहले अप्रैल और मई महीने में कोरोना के कहर के बाद जून जुलाई में मुंबई को महामारी से थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आई है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। अकेले महाराष्ट्र में महामारी के 11,21,221 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 7,92,832 रिकवर भी हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 2,97,506 है। अब तक 30,883 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबई के डेथ रेट को लेकर भी चिंता जाहिर की जा चुकी है। मुंबई का डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहा है। इस बीच भारत कोविड-19 महामारी का वैश्विक एपिसेंटर बन चुका है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार कर गई है। इस वक्त पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या तकरीबन 10 लाख है। हालांकि भारत में मामलों की बढ़ती संख्या के रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
उप मुख्यमंत्री बोले, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, इसलिए लोग जाते हैं। राजद ने कहा, शर्म करो। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक दूसरे पर तीखा प्रहार करना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान सुशील मोदी यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की एक परंपरा रही है कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने में एक आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा कमाना हो, 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो बाहर जाता है। सुशील मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है, रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते। इन मानसिक रूप से दिवालिये सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है। बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं और मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौट आए। क्या इनसे आप स्थिति सुधारने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो 15 साल बाद इस बेशर्मी से सच में मुकर जाएं? बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है। ये मानसिक दिवालिये आजकल आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब खोट इनकी सरकार में नहीं, बिहारियों में है जो आत्मनिर्भर नहीं बनते। उनके इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने सुशील मोदी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुशील मोदी तो खुद बिहार के नहीं है, ऐसे में वह बिहार के लोगों का दर्द कैसे समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर सुशील मोदी चुनाव लड़ते और जनता के बीच जाते तब तो उन्हें जनता का हाल पता चलता है, पर जो पिछले दरवाजे से सदन में जाकर राजनीति करते हैं तो जनता का दर्द कैसे समझेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में आलू टमाटर की कीमत बढ़ा सकती है मुश्किलें, विपक्ष ने शुरू किया महंगाई को मुद्दा बनाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सरकार की धड़कनें बढ़ गई है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाकर बढ़ते दामों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, पर आलू और टमाटर अब भी लाल है। सरकार का मानना है कि प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने का उसके पास तंत्र है, पर आलू टमाटर पहुंच से बाहर है। इससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार की मुश्किल यह है कि विपक्ष ने अभी से महंगाई को सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की है। इस मंत्रालय का प्रभार लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के पास है। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा, जेडीयू और लोजपा को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। कोरोना महामारी की वजह से लोग पहले ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव लीना नंदन ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर रोक लगाई गई है। इसके साथ मंत्रालय कई दूसरे कदम भी उठा रहा है। प्याज की कीमत पहुंच से बाहर होती है तो केंद्र सरकार के पास बफर स्टॉक भी मौजूद है। पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग दोगुने प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। सरकार के पास इस साल करीब 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। पिछले साल 57,000 टन था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में से एक पैसा बिहार को नहीं मिला। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में बुधवार को सांसद और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बिहार में चुनाव आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी पैकेज देने घोषणा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुंबई के सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में प्रधानमंत्री के पिछले चुनावी घोषणा के 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 1 रुपया भी बिहार को नहीं मिला। गोहिल ने कहा कि बिहार परिवर्तन की धरती है और बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार मतदान की ताकत सबक सिखाने को तैयार है। नवनिर्वाचित महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में 15 साल में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन जब समीक्षा की जाती है तो हकीकत कुछ और बयान करती है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुना तहजीब में बिहार पला बढ़ा है। यही कारण है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बिहार नकारता रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों की तरह ही बिहार में जीविका दीदी, आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों ने कोरोना काल में काम किया, लेकिन बिहार की सरकार ने उनके वेतन को रोकने का काम किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से फिर पूछे 17 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधों के मुद्दे पर फिर कई तीखे सवाल पूछे हैं। आरजेडी नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार
बताएं कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, लघु उद्योग, पर्यटन, नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तीखे सवाल पूछे हैं। उनके सवालों में बिहार में नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण देने के भी सवाल हैं। तेजस्वी ने हर सवाल के बाद जोर देकर कहा कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तेजस्वी के सवालों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन में भी बड़ा मुद्दा होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।